क्या? इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? वाउचर एंट्री। अब वाउचर एंट्री में हम लोग कौन कौन से वाउचर को कवर किए? तो हमने 9 डिफरेंट वाउचर्स को कवर किए, जिसमें पेमेंट वाउचर से लेकर के स्टॉक जर्नल तक सारे वाउचर्स को हमने यूज़ किया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक बनता है वो बनता है कंपनी कॉन्फ़िगरेशन। क्या बनता है? कंपनी कॉन्फ़िगरेशन। अब टैली में हमने जो कंपनी बनाए हैं उस कंपनी में बाय डिफ़ॉल्ट टैली का सारा फीचर इनेबल नहीं रहता है। इनेबल मतलब समझ रहे हो ना? इनेबल कहने का मतलब वो फीचर उसमें अभी बाय डिफ़ॉल्ट ऑन नहीं है, अभी ऑफ है। अगर उस फीचर को हमें यूज़ करना है तो उस फीचर को क्या करना पड़ेगा? ऑन करना पड़ेगा पहले। तो कंपनी कॉन्फ़िगरेशन इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी कंपनी में किसी भी फीचर को ऑन या ऑफ कर सके, इनेबल या डिसेबल कर सके। कंपनी कॉन्फ़िगरेशन के लिए अगर मैं बात करूं कि शॉर्टकट क्या होता है, तो इसके लिए शॉर्टकट क्या होता है? F11। जैसे बाकी वाउचर्स के लिए हमने अलग अलग शॉर्टकट देखे ना, उसी तरीके से कंपनी कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो शॉर्टकट होता है दैट इज़ F11। चलो ये भी सही है। अब सवाल ये आता है कि कंपनी कॉन्फ़िगरेशन में अगर बात की जाए तो मुझे टोटल कितने सेक्शन में ये देखने को मिलेगा? तो क्या बोलोगे? टोटल यहाँ 3 सेक्शन देखने को मिलेगा आपको। पहला अकाउंट का, दूसरा इन्वेंट्री का और तीसरा जो देखने को मिलेगा टैक्स का। किसका? टैक्स का। अब अगर अकाउंट से रिलेटेड किसी भी फीचर्स को अगर हमें इनेबल करना हो या डिसेबल करना हो तो अकाउंट वाले पार्ट पे जाएंगे। इन्वेंट्री से रिलेटेड किसी भी फीचर्स को इनेबल या डिसेबल करना होगा तो इन्वेंट्री वाले पार्ट पे जाएंगे, मतलब इस सेक्शन में जा करके इनेबल डिसेबल को ढूंढेंगे। अगर टैक्सेशन से रिलेटेड, चाहे वो GST हो, चाहे TDS हो, चाहे VAT हो, जितने भी तरह के टैक्सेशन की जो एंट्री है उससे रिलेटेड काम होता है, उसके लिए मुझे टैक्स वाले सेक्शन में जाना पड़ेगा। ये 3 सेक्शन कहाँ दिखाई देगा? मतलब एक घर है, उस घर के अंदर 3 कमरे होंगे और तीनों कमरे में अलग अलग तरह के स्विच लगे हुए हैं। उस स्विच को ऑन करेंगे तो वो इनेबल होगा, ऑफ करेंगे डिसेबल हो जाएगा, लाइक दैट। तो कैसे करते हैं इन सारी चीज़ों को? चलो प्रैक्टिकल देखते हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट इसके फीचर्स को भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे आज। तो सबसे पहले टैली स्टार्ट कर लिया जाए। अब कोई पूछेगा कि कंपनी कॉन्फ़िगरेशन क्यों ज़रूरी है, तो क्या बोलोगे? बाय डिफ़ॉल्ट टैली में कोई भी एडवांस कंपनी फीचर इनेबल नहीं रहता है, जैसे इंटरेस्ट कैलकुलेशन, जैसे मल्टीपल गो डाउन, जैसे बिल वाइज डिटेल्स, ये कोई भी ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल नहीं रहता है। लेकिन रियल टाइम में इन सारे फीचर्स की ज़रूरत हमें पड़ सकती है। अगर किसी भी फीचर्स का इस तरह का नीड पड़ता है तो उस फीचर को हम क्या कर सकते हैं? इनेबल कर सकते हैं अपनी कंपनी। ये शायद आखिरी बनाया था, ये आखिरी बना। यूज़र नेम शायद एडमिन ही होगा, पासवर्ड ABC ना, कुछ गड़बड़ है। क्या था? पटना सुपरमार्केट तुमसे बनवाए थे ना? क्या था यूज़र नेम? नहीं, पटना सुपरमार्केट के नाम से ही बनवाए थे। अच्छा कोई नहीं।
मान लो 1/6 से ट्रांजेक्शन होना है। कब से होना है? 1/6 से होना है। यस, ये पासवर्ड लगा देता हूँ मैं, ADMIN पासवर्ड ADMIN सेम रखता हूँ ताकि 4 ही ना है, 5 है ना, 5 ही ना होना चाहिए। एडमिन ADMIN ओपन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ कोई भी अभी क्या नहीं बना हुआ है। अगर हम आकर के देखें इन्वेंटरी इन्फो में तो कोई यूनिट है बना हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं बना हुआ है। तो कम से कम एक यूनिट तो बना ले। वैसे एक यूनिट तो कम से कम बना सकते हैं। क्रिएट पे चलेंगे, क्या डालेंगे यहाँ पे? PIC पीसेस। एक यूनिट हमने बना लिया, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें हम यहाँ खरीदेंगे किस में? पीस में खरीदेंगे, या बहुत होगा तो डजन में खरीदेंगे। यही ना हो सकता है, या जो भी लगता है कि डजन में, केजी में, जो भी आप खरीद सकते हो वो यूनिट यहाँ पे बना लीजिए। अगर केजी में लगता है कि खरीद सकते हैं तो आप केजी भी बना सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। आप चाहें तो यहाँ केजी भी डाल दीजिए। अब फॉर्मल नेम कुछ और डालना है तो किलो ग्राम यहाँ पे डाल देते हैं। चलिए, और कुछ डालना है? नहीं, काफ़ी है इतना। अब देखना है तो यहाँ पे देख सकते हैं डजन, पीस और केजी, किलोग्राम, लीटर वगैरह अगर यूनिट यूज़ करना है तो भी डाल सकते हैं। तो ये देखना हुआ। और अगर बदलना होगा कभी इन फ्यूचर तो क्या करेंगे? ऑल्टर। अब जिसे बदलना है अब उसको आकर के यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। अगर मिटाना होगा, अगर मान लो मैं चाहता हूँ कि क्या नहीं रखें, केजी ना रखें सपोज, तो ऑल्ट्रेशन मोड पे आएंगे, ऑल्ट डी करेंगे और क्या कर देंगे यहाँ? यस, अब 2 ही बचा, डजन और पीस। अब एक कंपाउंड यूनिट बनाना चाहते हैं जिसका ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ता है, 2 यूनिट को मिला करके, इसे क्या बोलते हैं? कंपाउंड यूनिट। तो क्या करेंगे कंपाउंड यूनिट बनाने के लिए? यूनिट पे चलेंगे, और अभी सिंपल यहाँ पे सेलेक्टेड है, सिंपल की जगह पे क्या ले लेंगे? बट वहाँ तक जाएंगे कैसे? शिफ्ट और टैब से, और यहाँ क्या चूज़ कर लेंगे? कंपाउंड यूनिट। अब फर्स्ट यूनिट के रूप में बड़े वाले यूनिट को रखते हैं कि छोटे वाले को? बड़े वाले को। अब ऐसे भी सोच लो, अगर भूल जाते हो तो कि एक जगह से मेरे को 1 लाख रुपये मिल रहे हैं फ्री का, एक जगह से 10,000 मिल रहे हैं, तो पहले कहाँ जाएंगे? एक ही टाइम पे दोनों मिलना है, कहाँ जाएंगे? 10 बोल रही है, 1 लाख हो, हाँ 10 लाख बोल रही है, तब सही है। लेकिन 10 लाख का ऑप्शन नहीं था, 1 लाख था और 10,000। तो पहले बड़ा वाला क्यों रखेंगे? और कितने का? डजन ऑफ 12 पीस। ये बना दिया हमने कंपाउंड यूनिट। अब दोबारा आकर देखेंगे तो कितना यूनिट बन चुका? 3। चलिए, इसके आगे कहाँ चलना है अपने को? स्टॉक ग्रुप। जिस तरह के प्रोडक्ट में हम लोग डील करते हैं उस तरह का क्या बनाएंगे? स्टॉक ग्रुप बनाएंगे। अब स्टॉक ग्रुप एक बना देता हूँ मैं, क्या? सॉफ्टवेयर का, और एक बना देता हूँ हार्डवेयर का। बना सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। अब इसके बाद अगर देखना होगा मुझे तो डिस्प्ले पे आके देख सकते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो बताइए क्या कुछ बन गया? यूनिट बन गया, ग्रुप बन गया, आइटम बना है अभी? देखें, नहीं, यहाँ डिस्प्ले हाईलाइट ही नहीं कर रहा है। हाईलाइट नहीं करने का क्या मतलब समझेंगे? नहीं बनाया अभी, बनाना है। बनाने के लिए क्या करेंगे बताओ? अब एक एक करके अगर बनाना हो तो क्रिएट पे जाएंगे सिंगल वाले पार्ट में, अगर एक साथ मल्टीपल बनाना होगा तो क्रिएट पे जाएंगे मल्टीपल वाले में। चलो दोनों तरीके से सीख लेते हैं। यहाँ चले हम लोग क्रिएट पे। अब क्या बोल रहा है? मुझे SSD एक बनाना है। क्या बनाना है? SSD। अब ये क्या होगा? अंडर क्या जाएगा? हार्डवेयर जाएगा। पीस में ख़रीदना है? जी हाँ, पीस में ख़रीदना है। यहाँ रेट ऑफ ड्यूटी नहीं लगाना है, नहीं तो इस पर टैक्स लग जाएगा, तो टैक्स लगाना नहीं है अभी, इसलिए कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। ये सिंगल मोड में बनाना हुआ। अब देखो डिस्प्ले हाईलाइट कर गया हमारे पास। अभी आकर के देखेंगे ऑल आइटम्स में तो क्या दिखाएगा? SSD है मेरे पास, पीस में यूनिट है इसका, हार्डवेयर में आएगा ये, नहीं। अब हम दोबारा चलते हैं कहाँ पे? क्रिएट मल्टीपल में, राइट? किसके अंदर बनाना है? तो अगर हार्डवेयर ले लेंगे तो फिक्स है कि हार्डवेयर में ही जाएगा। तो यहाँ हार्डवेयर लेना सही नहीं है, बल्कि ऑल आइटम्स लेने। नेम ऑफ आइटम बनाना है मुझे। SSD के बाद क्या डाल देता हूँ? पेन ड्राइव। अब पेन ड्राइव को किस में रखेंगे? हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर? हार्डवेयर पीस में ख़रीदना है? जी हाँ। कितना?
ओपनिंग क्वांटिटी वगैरह डालना है, रेट वगैरह डालना है? नहीं, कुछ भी नहीं डालना है। अगर डालना होगा तो आप यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं, लेकिन नहीं डालना तो आगे बढ़ जाएंगे। पेन ड्राइव के बाद क्या लेना है फिर? मान लो मॉनिटर, क्या ले लेते हैं? मॉनिटर। मॉनिटर किस में आएगा? हार्डवेयर में ही आएगा, पीस में ही देखना है। मॉनिटर के बाद क्या लेते हैं? लैपटॉप ले लेते हैं। लैपटॉप किस में आएगा? हार्डवेयर में ही आएगा, पीस में ही इसको भी मेज़र करना है। और क्या ले लेता हूँ? प्रिंटर। प्रिंटर किस में आएगा? हार्ड डिस्क, ये हार्डवेयर में ही आएगा, पीस में ही काउंट करना है। और क्या ले लेता हूँ? कीबोर्ड ले लेता हूँ, बहुत बेसिक चीज़ है। किस में आएगा? हार्डवेयर में आएगा, पीस में ही। और क्या ले लेता हूँ? माउस ले लेता हूँ, ये भी किस में आएगा? हार्डवेयर में, पीसी है। अब उसके बाद ले लेता हूँ MS ऑफिस। क्या ले लेता हूँ? MS ऑफिस। ये क्या है? सॉफ्टवेयर है, किस में? पीस में। और उसके बाद क्या ले लेता हूँ? टैली। अब टैली भी क्या है? सॉफ्टवेयर है, किस में? पीस में। और क्या? OS ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी क्या है? सॉफ्टवेयर, किस में? पीस में। चलिए, तो ये हमने क्या बना दिया? 9-10 आइटम भी बना दिए। अब यहाँ करके देखा जा सकता है, नहीं? तो बताइए, इन्वेंट्री इन्फो वाला सब काम हो गया। मेजरमेंट यूनिट भी बना लिए, स्टॉक ग्रुप भी बना लिया, स्टॉक आइटम भी बना लिया। अब कहाँ आएंगे उड़ के? अकाउंट इन्फो पे आ जाते हैं। अकाउंट इन्फो में आके सबसे ज़रूरी काम क्या होता है? कुछ इम्पॉर्टेंट लेज़र बनाना। अब कुछ इम्पॉर्टेंट लेज़र में कौन कौन सा लेज़र आ जाता है? याद होगा ही, 5-6 लेज़र तो बहुत ही कॉमन है, जो बनाना ही बनाना पड़ता है। जैसे कैपिटल का, जैसे सेल का, जैसे परचेज का, जैसे बैंक का। ये सब कॉमन लेज़र है जो बनाना ही बनाना है। तो क्या करेंगे? क्रिएट करेंगे लेज़र बनाने के लिए। सबसे पहला लेज़र क्या बनाना चाहिए? अच्छा, बनाने से पहले देख लें कि लेज़र कितना है। तो 2 लेज़र बाय डिफ़ॉल्ट बना रहता है। कौन कौन सा? कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का। तो अगर ऑल आइटम पे आ रहा है तो कितना लेज़र पहले से दिख रहा है बना हुआ? एक कैश का और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस का। एस्केप करके क्या करें? पीछे आ जाए। इसके बाद कहाँ चलें? अब अगर एक बार में एक लेज़र बनाना है तो सिंगल मोड का क्रिएट यूज़ करेंगे। अगर एक बार में एक से अधिक लेज़र बनाना है सिंगल विंडो में ही रहते हुए, तो क्या चूज़ करेंगे? मल्टीपल लेज़र वाले ऑप्शन के अंदर जो क्रिएट लिखा गया उसको यूज़ करेंगे। क्रिएट पे आते हैं। अभी सिंगल मोड में जा रहे हैं हम लोग लेज़र क्रिएशन के लिए। लेज़र का नाम क्या डालेंगे यहाँ पे? कैपिटल अकाउंट। अंडर क्या जाएगा? कैपिटल जाएगा। अगर ये नहीं याद है तो सब गड़बड़। अब कैपिटल अकाउंट के बाद क्या बनाते हैं? एक SBI बना देते हैं, SBI अकाउंट। अंडर क्या जाएगा? कैपिटल अकाउंट ले लें। इसको किस में रखेंगे? पहले बता रहा हूँ, किस में रखेंगे? अंडर बैंक अकाउंट। अब इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड कहने का मतलब हमारा स्टॉक को ये अफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? बोलेंगे नहीं करेगा। बैंक में पैसा रखे हैं तो हमारे स्टॉक को क्यों अफेक्ट करेगा? कोई सेंस नहीं बनता। SBI अकाउंट बैंक अकाउंट में जाएगा। मान लो दोबारा आकर के देखते हैं हम लोग, जब टोटल कितना लेज़र दिखाएगा। अब इसमें से मुझे कुछ लेज़र और बनाने हैं। अब जैसे कैश के आगे सिर्फ अकाउंट नहीं लगा हुआ है, बाकी सब में अकाउंट लगा हुआ है, तो हम चाहते हैं इसमें भी अकाउंट लगा दें। तो क्या करना पड़ेगा? कोई बताएंगे? सिंगल मोड में कहाँ जा चलें? ऑल्टर पे। आप किसको ऑल्टर करेंगे? कैश को। और एंड बटन दबा के, स्पेस दबा के क्या लिख देंगे यहाँ पे? अकाउंट। बाकी कंट्रोल से सेव। अब आकर के दोबारा देखेंगे तो सब में AC जुड़ गया है। चलिए, अब AC जुड़ गया है तो दोबारा मल्टीपल लेज़र बना लें। हाँ, अब किसके अंदर ओपन करेंगे? स्टॉक ग्रुप पे पूछ रहा है, अंडर ग्रुप। तो अंडर ग्रुप क्या ले लेंगे? अगर बैंक अकाउंट ले लेंगे तो जितना लेज़र ओपन करेंगे सब बैंक अकाउंट में ही जाएगा। लेकिन ऐसा तो करना नहीं है। अगर हम 5 लेज़र बना रहे हैं तो हो सकता है 5 अलग अलग ग्रुप से बिलोंग करता हो। तो क्या लेना बुद्धिमानी रहेगा यहाँ? ऑल आइटम्स। नेम ऑफ लेज़र क्या डालें? एक PNB का बना देते हैं। अंडर क्या जाएगा? बैंक अकाउंट। कोई बैलेंस हो है पहले से, मतलब पिछले साल का कुछ कैरी फॉरवर्ड किया है बैलेंस? बोलेंगे ना, नया कंपनी ही चालू किया है तो पिछले साल का कहाँ से रहेगा? तो ओपनिंग बैलेंस कहने का मतलब पिछले साल का जो क्लोजिंग अमाउंट है वही नए साल का क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस। PNB के बाद फिर आगे बढ़ें तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या था? परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट।
अंडर क्या जाएगा? बैंक? ना ना, ये तो ब्लंडर कर रहे हैं। अंडर क्या जाएगा? परचेज अकाउंट। उसी तरीके से क्या है? सेल्स अकाउंट। अंडर क्या जाएगा? सेल्स अकाउंट। कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अच्छा, दिखेगा कैसे? अब दिखेगा सेल्स अकाउंट। परचेज हो गया, सेल्स हो गया। अब एक परचेज रिटर्न बना लें। परचेज रिटर्न मतलब हम जो खरीदे और अगर माल डैमेज निकल गया तो उसको लौटाएंगे ना, ये भी अंडर क्या जाएगा? परचेज अकाउंट। फिर क्या है? सेल्स अकाउंट। अगर हमसे कोई खरीदा और डैमेज निकल गया तो लौटाएगा ना। सेल्स रिटर्न अकाउंट। अच्छा, ऊपर में भी थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा फिर? नहीं, किस बात का करेक्शन कोई बताएगा? हाँ, सेल्स रिटर्न भी हो गया, परचेज रिटर्न हो गया, बैंक का बना ही दिए। अब कम से कम क्या बनाना पड़ेगा? पार्टी का। अरे जिससे खरीदेंगे, जिसको बेचेंगे, बनाएंगे ना, पार्टी का बनाना पड़ेगा। तो पार्टी का बनाने के लिए एक काम करते हैं गोविंद ट्रेडर या गोविंद अब ये गोविंद इन्फोटेक क्या है? हमारा मान लो कि इंट्रा स्टेट कस्टमर है। क्या है ये? इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट मतलब अगर कंपनी बिहार की है तो बिहार का ही एक कस्टमर भी है, तो क्या बोलेंगे इसको? इंट्रा स्टेट कस्टमर। तो क्या बोलेंगे? इंट्रा स्टेट कस्टमर। अंडर क्या जाएगा? ये कस्टमर अगर है तो डेटर्स में जाएगा ना। और एक बना देते हैं गोविंद के बाद क्या? कृष्णा। अब कृष्णा कम्युनिकेशन को क्या बना देते हैं? इंटर स्टेट। क्या बोलेंगे? इंटर स्टेट कस्टमर। अंडर क्या जाएगा? ये भी सन्ड्री डेटर्स। अब उसी तरीके से दो सप्लायर ले लेते हैं। एक ले लेते हैं सिन्हा कंप्यूटर, और सिन्हा कंप्यूटर को क्या बना देते हैं? इंट्रा लिख देंगे तो समझ में आ जाएगा। सप्लायर, इंट्रा सप्लायर ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, शॉर्ट में। तो इंट्रा सप्लायर को किस में रखेंगे? सन्ड्री क्रेडिटर। एक सिन्हा, एक HP वर्ल्ड। इसको क्या रखते हैं? इसको रखते हैं इंटर सप्लायर। क्या रखते हैं? इंटर सप्लायर। अंडर क्या जाएगा? ये सन्ड्री क्रेडिटर। और भी कुछ? अब अगर दोबारा करके देखेंगे तो हमारे पास टोटल कितना लेज़र बन चुका है? तो ये 12-13 लेज़र तो चाहिए ही चाहिए, वो कम से कम। इसके अलावा जितने भी एडिशनल तरह के काम करेंगे उतना लेज़र और बनाना पड़ेगा। तो बेसिक सारा काम हम लोग कर चुके हैं। अब सबसे पहला काम क्या करना है? कुछ भी आगे काम हो इससे पहले तो बिजनेस स्टार्ट करने के साथ आपको कुछ पूंजी लगाना पड़ेगा ना। बिना इन्वेस्टमेंट का क्या कोई बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता? नहीं। तो इन्वेस्टमेंट की एंट्री करने के लिए मुझे पहले एंट्री तो पास करने पड़ेगा। अभी क्या है? नो वाउचर एंटर, मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है। अगर हम इवन बैलेंस शीट को भी देखें तो बैलेंस शीट क्या दिखाएगा? अभी पूरी तरीके से ब्लैंक। बैलेंस शीट क्या है? ब्लैंक। तो क्या किया जाए इसके बाद? सबसे पहला काम होगा कि कैपिटल का एक एंट्री हम पास करेंगे जिसमें पूंजी लगाएंगे। तो कौन सा वाउचर यूज़ करेंगे इसके लिए?
चलो तुम ही बताओ, पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब पैसा रिसीव कर रहे हैं कैश के रूप में अपने बिजनेस में, तो कौन से वाउचर के थ्रू इसकी एंट्री होगी? रिसिप्ट वाउचर। तो F6 प्रेस करेंगे और क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा इसमें? कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि कैपिटल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट में जानते हैं कि जब किसी ट्रांजेक्शन में पर्सनल अकाउंट एज अ गिवर यूज़ हो रहा हो तो गिवर को क्या करना पड़ता है? क्रेडिट द गिवर एंड डेबिट द रिसीवर। पर्सनल के लिए ही रूल है। तो ये दे रहा है कितना? मान लो 5 लाख रुपये, और 5 लाख रुपये दे किस रूप में रहा है? इन फॉर्म ऑफ कैश। तो कैश को क्या करेंगे? कैश बिजनेस में आ रहा है तो कैश क्या है? रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट जब आए बिजनेस में तो क्या करेंगे? उसको डेबिट करेंगे। एक्सेप्ट कर लेते हैं, यस। अब इसके बाद जब दोबारा बैलेंस शीट पे आएंगे तो चीज़ें थोड़ी अलग दिखेंगी। कैपिटल अकाउंट 5 लाख, करंट एसेट्स 5 लाख। एसेट्स के अंदर देखें कि किस तरह का एसेट्स है, तो क्या दिखाएगा? क्लोजिंग स्टॉक 1 को रुपये का नहीं माल पड़ा हुआ है। कैश में कितने पैसे हमारे पास? 5 लाख है। अब अगर बैंक में जमा कर देंगे तो यहाँ बैंक अकाउंट भी आ जाएगा, जो अभी नहीं किया गया है। अब अगर बैंक में हम कुछ पैसे रख देना चाह रहे हैं तो कौन सी एंट्री पास करनी होगी? कॉन्ट्रा की। अब क्रेडिट किसको करेंगे? कैश को। कितना कैश जमा कर देना है? मान लीजिए 3 लाख। किस बैंक में जमा कर देना है? मान लीजिए SBI में। कंट्रोल A, एंटर। अब अगर दोबारा आकर के बैलेंस शीट हम देखते हैं तो क्या दिखेगा? अभी ऊपर से तो ये नहीं पता चल रहा है कुछ। अब इस एंटर करके इसके अंदर जाओ, दिखेगा कैश इन हैंड में 2 लाख और बैंक में कितना आ गया? 3 लाख। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमें कुछ एडवांस चीज़ें सीखनी है। अब कुछ एडवांस चीज़ें में क्या सीखनी है? सबसे पहले परचेज और सेल्स रिटर्न की एंट्री। सबसे पहले परचेज और सेल्स रिटर्न की एंट्री। अब बताओ कि बाय डिफ़ॉल्ट जब हम अकाउंटिंग वाउचर में जा रहे हैं तो कहीं भी डेबिट नोट और क्रेडिट नोट हाईलाइट हो रहा है? नहीं हो रहा। तो नहीं होने के पीछे क्या लॉजिक समझ में आता है? तो डेबिट नोट या क्रेडिट नोट वाउचर क्यों नहीं है हाईलाइट होकर? क्योंकि ये फीचर अभी इनेबल नहीं है। इनेबल रहता तो क्या होता? हाईलाइट होता। तो इस डेबिट नोट और क्रेडिट नोट फीचर्स को अगर हम इनेबल करना चाहते हैं तो कहाँ चलना पड़ेगा मुझे? F11 मतलब कंपनी फीचर्स में, हाँ कि ना? तो कंपनी फीचर्स की शुरुआत हम लोग कर देते हैं सबसे पहले कहाँ से? कंपनी फीचर्स के अगर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या बनता है अपना? इनेबलिंग क्या? कंपनी में सबसे पहले क्या इनेबल करना है? इनेबलिंग मल्टीपल गोडाउन एक साथ। तो यहाँ से हमने ये भी बैलेंस इंक्वायरी कर लिया कि हमारे पास क्या क्या स्टॉक में है। तो स्टॉक में हमारे पास इतना प्रोडक्ट है, इसमें से किसी एक प्रोडक्ट या 2 प्रोडक्ट को हम सेल करते हैं। प्रोडक्ट को सेल करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर पे चलेंगे। अकाउंटिंग वाउचर में सेल्स वाउचर में आना है। अब मुझे यहाँ पे कहाँ जाना है? पहले रेफरेंस नंबर पे। रेफरेंस नंबर 1 डाल देते हैं बिकॉज फर्स्ट सेल्स की एंट्री कर रहा हूँ मैं अपनी कंपनी में। पार्टी किसको बेचना है? तो कस्टमर को ही बेचना है। और कस्टमर के लिए हमारे पास 2 है, इंटर और इंट्रा। तो हम लोग यहाँ किसको बेचते हैं? हाँ, कस्टमर यहाँ पे मेरा ये है और एक ये है, तो गोविंद को बेचते हैं। कंट्रोल A, सेल्स लेजर। तो सेल्स अकाउंट में लेंगे। क्या बेचना है इसको? क्या प्लान हुआ है? 2 लैपटॉप बेच देते हैं। रेट क्या है? कैसे खरीदी है? 25। तो 30 के रेट से क्या कर देता हूँ मैं, या 35 के रेट से बेच देता हूँ। और क्या बेचना है? मॉनिटर प्लान किया है ना। मॉनिटर कितना बेच दें? मॉनिटर भी मान लो 2 पीस बेच देते हैं। मॉनिटर रख लेते। कैसे खरीदी थी? 5000। तो
तो चलो इसको बेच देते हैं 10,000 के हिसाब से। क्या सोच रही है कि डबल मार्जिन पे बेचा जा रहा है? एक्सेप्ट कर लिया जाए। अब अगर हम आकर के बैलेंस शीट देखेंगे तो बैलेंस शीट में यहाँ क्लियर दिखेगा कि हमारे पास एसेट कितने का हो गया। अब इसमें से ये दिख रहा होगा कि हमारे पास स्टॉक कितने का बचा हुआ है, 157 का। और डेटर्स के पास मतलब हमारे कस्टमर्स के पास हमारा कितना पैसा बाकी है, 90,000। और कस्टमर में किस कस्टमर के यहाँ बकाया है मेरा, गोविंद के यहाँ। स्किप करके पीछे आ जाऊँ, लेकिन लाइबिलिटीज़ भी है, मतलब कितने का उधारी लेके बैठ गए वो 2,17,000 का। इसको भी देने की नहीं सोच रहे हैं, अभी दे देंगे कभी। सन्ड्री क्रेडिटर का है। अब क्रेडिटर में कौन है, HP वर्ल्ड से ही उधारी लिया गया है। चलो बढ़िया। अब क्या करना है नेक्स्ट, ऐसा है यहाँ तो क्लियर दिख रहा है कि हमारे सप्लायर ये कस्टमर के पास कितना बकाया है, 90,000। अब लेकिन गड़बड़ ये है कि एक मॉनिटर ख़राब निकल गया। एक मॉनिटर क्या निकल गया, डैमेज निकल गया। तो डैमेज निकला तो गोविंद क्या करेंगे, वापस करेंगे ना। तो रिटर्न करेंगे तो उसकी एंट्री भी तो हमें करनी पड़ेगी। और उसकी एंट्री जैसे ही करें तो होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि हमारा ये जो डेटर्स का मतलब गोविंद का जो ड्यूज दिखा रहा है 90,000, तो माइनस होके क्या हो जाना चाहिए, 80,000। तो इस एंट्री को देखने के लिए हम कहाँ चलेंगे, और अभी हम लोग यहाँ सन्ड्री ये इसकी एंट्री किससे करेंगे, बेचे हुए माल को वापस लेने की एंट्री हम किस वाउचर के थ्रू करते हैं, क्रेडिट नोट। देखो तो इधर क्रेडिट नोट हाईलाइट हो रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे F11 यूज़ करना पड़ेगा। और F11 में कहाँ आना पड़ेगा मुझे, ये ऑप्शन देखो, यूज़ डेबिट एंड क्रेडिट नोट। तो एंटर करते हुए मुझे यहाँ तक आना पड़ेगा पहले, और यहाँ क्या करना होगा, यस। और ये क्या करना होगा, रिकॉर्ड क्रेडिट नोट इन इनवॉइस मोड। इसे भी क्या करेंगे, यस। इसे भी क्या करेंगे, यस। तो अभी एक फीचर इनेबल करना सिखा रहे हैं। और क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी, ये तो समझ में आया होगा कम से कम, कि अगर मुझे कोई एडवांस फीचर यूज़ करना है अपनी कंपनी में, दैन फॉर दिस मुझे कंपनी कॉन्फ़िगरेशन विंडो में आकर के उस फीचर को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, इनेबल। कंट्रोल ए से सेव किया। अब देखो इधर क्रेडिट नोट वाउचर हाईलाइट कर गया, जी हाँ। अब इनवॉइस नंबर क्या है, ओरिजिनल 1, यही था ना। पार्टी किसको बेचा है, इसको, कंट्रोल ए। सेल्स लेजर क्या चूज करेंगे यहाँ पे, सेल्स रिटर्न, क्योंकि वापिस आ रहा है। और क्या वापिस आ रहा है, मान लो मॉनिटर। अभी हमारे पास कितना बच रहा है, 8 पीस, देख लो यहाँ पे। और वापिस लेंगे तो कितना हो जाएगा बढ़ करके, 9 पीस। कितना वापिस आ रहा है, 1 पीस आ रहा है। क्या रेट ही रहेगा ना। अब अगर मैं दोबारा आकर के यहाँ से बैलेंस शीट पे चलूँ और यहाँ देखूँ तो सन्ड्री डेटर्स का घट करके कितना हो गया, पक्का ना। स्टॉक समरी पे चलता हूँ मैं, तो हमारे पास मॉनिटर तो बेच दिए थे तो 8 हो गया था, लेकिन अब वापस कितना हो गया है। तो ये सब रिपोर्ट देखने का तरीका भी समझ में आ रहा है। अब पीछे चलते हैं। अब एक काम करते हैं, इससे 80,000 रुपया पहले ले लेते हैं और अपने दे देते हैं, है ना। कितना उधारी था अपना HP वर्ल्ड वाले का, उसको 2,17,000, उसको भी तो कुछ पे करना होगा। ठीक है, तो पहले पैसा ले लिया जाए। तो पैसा लेने के लिए कौन सा, रिसीट वाउचर। पैसा किससे लेना है, गोविंद से। कितना लेना है, अगेंस्ट रेफरेंस, जी हाँ, अगेंस्ट दिस बिल। किस में लेना है, कैश में कि बैंक में। मान लो बैंक में ले लेते हैं। कितना, तो बैंक में हमारे पास कितना हो जाएगा, 380। चलो ज़्यादा नहीं, हम कैश में ही ले लेते हैं। किस में ले लेते हैं, कैश में ले लेते हैं। कैश भी कितना हो जाएगा, 2। अब अगर आकर के मैं बैलेंस शीट में देखूं तो सन्ड्री डेटर्स का पैसा क्या दिखा रहा है, 0, क्योंकि किसी का उधारी बचा नहीं। अब इसके आगे बढ़े
तो नेक्स्ट क्या बचा हुआ है, किसका पैसा अपने यहाँ बकाया है, 217, इसको पे कर दिया जाए। तो पे करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, F5 पेमेंट, किसको पेमेंट कर देना है, HP वर्ल्ड को, कितना, 2,17,000। लेकिन नहीं, 2,17,000 नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे 2,17,000, जो डैमेज मॉनिटर था वो भी तो हम लौटाएंगे, किसको, HP वर्ल्ड को। तो कैसे लौटाएंगे, तो अकाउंटिंग वाउचर, और यहाँ कौन सा वाउचर यूज़ करेंगे, डेबिट नोट वाउचर। बिल, ओरिजिनल बिल नंबर कितना था, 1 था शायद, और किसको लौटाएंगे, HP वर्ल्ड ना। अच्छा, कितना कितना 5,000 में खरीदी थी ना, तो यहाँ पे 5,000 डालेंगे। अगेंस्ट रेफरेंस दिस वन, यही ना। अब बिल घट के इनका कितना हो गया भाई साहब का, 2,12,000। और क्रेडिट क्या होगा हमारा, परचेज रिटर्न, कहीं गया, ये रहा परचेज रिटर्न। नेम ऑफ क्वांटिटी पूछेगा, क्या लौटा रहे हैं, मॉनिटर, कितना क्वांटिटी, 1 पीस, यही रेट रहेगा ना, जी हाँ। अब आकर के दोबारा अगर हम देखें बैलेंस शीट, तो देखो जो 217 था, अब क्या हो गया, 212। अब 212 इनको क्या किया जाए, पे कर दिया जाए। F5 HP वर्ल्ड कितना, अब मान लो इनको 212 नहीं पे करते हैं हम, या चलो पूरा पहले करके दिखा देते हैं फिर बात बाकी। 2,12,000 ना, अगेंस्ट रेफरेंस, अगेंस्ट दिस बिल। और कैसे, कैश में दे दें कि बैंक से दे दें, चलो बैंक से दे देते हैं। अब अगर दोबारा आकर के हम देखें बैलेंस शीट में, तो क्या उसका लायबिलिटीज़ दिखलाएगा, नहीं, करंट लायबिलिटीज़ क्या हो गया, 0। अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट कंपनी फीचर्स की तरफ अगर मूव ऑन करें, तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कंपनी फीचर है गोडाउन। अगर गोडाउन नहीं बनाएंगे हम, तो एक एंट्री आप लोगों को सिखाया था ऑलरेडी, एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में स्टॉक को ट्रांसफ़र करना, क्या कर पाएंगे, नहीं। अगर अभी यहाँ पे आकर के देखो इन्वेंट्री में, तो कोई गोडाउन का फीचर है। अब अगर गोडाउन का फीचर यूज़ करना होगा तो क्या करेंगे, इनेबल करना पड़ेगा मल्टी गोडाउन फीचर्स को। तो F11 प्रेस करते हैं, और इसमें कहाँ चलेंगे ये बताओ, अकाउंटिंग में कि इन्वेंट्री में कि टैक्सेशन में, इन्वेंट्री में आएंगे, क्योंकि गोडाउन किससे रिलेटेड है, इन्वेंट्री से, सामान से, स्टॉक से। अब देखिए यहाँ पे कहीं अगर ऑप्शन दिखेगा तो बताइएगा, मेंटेन मल्टीपल गोडाउन दिख रहा है, क्या किया जाए इसको, यस। अब आगे के ऑप्शंस को अभी देखना है, नहीं, तो क्या करें, कंट्रोल A से सेव कर लिया जाए। चलिए ठीक, कर लिया हमने। अब दोबारा अगर एंट्री इन्फो पे आते हैं, तो यहाँ गोडाउन का ऑप्शन आने लगा क्या, हाँ आने लगा। अब एक हम गोडाउन क्रिएट करते हैं जिसका नाम रखते हैं RPS। अब प्राइमरी लोकेशन एक्सेप्ट कर लिया। अब जब इसके बाद हम एक एंट्री करना चाहते हैं कि मेन लोकेशन से RPS मोर वाले लोकेशन पे कुछ प्रोडक्ट ट्रांसफ़र करना है, तो क्या लेंगे, यहाँ इन्वेंट्री वाउचर लेंगे। अब पूछेगा कहाँ, क्या ट्रांसफ़र करना है, तो मान लो मॉनिटर भेजना है, कै पीस, या किस लोकेशन से, तो क्या बोलेंगे, मेन लोकेशन से। पूछेगा कितना क्वांटिटी, तो क्या बोलेंगे, 3 पीस भेज दो, इसी रेट से ना, जी हाँ। और कहाँ क्या भेजना है, तो ऑब्वियसली मॉनिटर। अब पूछेगा किस गोडाउन में, RPS में कितना पीस, 3 पीस, एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब अगर दोबारा आकर के हम देखेंगे स्टॉक समरी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मॉनिटर के लिए आ जाओ, तो मॉनिटर क्या पता लग रहा है, कितना है हमारे पास, 12, हाँ। तो इस तरीके से अभी हमारे पास टोटल क्वांटिटी कितना है, 8 पीस है। अब 8 पीस भी है, तो इसमें पूरी कहानी देखी जा सकती है मॉनिटर की। अब अगर गोडाउन वाइज देखना है तो वो भी देख सकते हैं, उसके लिए डिस्प्ले पे जाना पड़ेगा, और यहाँ इन्वेंट्री बुक में या स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पे जाना पड़ेगा। बस गोडाउन दिखा, यहाँ गोडाउन। अब मेन लोकेशन पे जाके देख लेंगे तो 19 आइटम है टोटल, इसमें मॉनिटर कितना है, 5 ही ने बचा, 3 तो उधर भेज दिए।
अब उसी तरीके से आरपीएस मोड पे सिर्फ एक ही चीज़ है, वो क्या है, मॉनिटर कितना पीस है। तो ये सब चीज़ देखना बताएंगे, अभी तो बस जब कोई एंट्री कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्रॉस चेक करने के लिए डायरेक्ट हम दिखा दे रहे हैं। और इतनी बार इस चीज़ को करेंगे कि याद हो जाएगा। हर एंट्री के बाद चेक कर रहे हैं तो याद नहीं होगा क्या। आगे बढ़ा जाए। अब जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट हमें सीखना है इसमें, वो सीखना है क्या, मेंटेन अकाउंट्स ओनली और इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री। देखो अगर ये ऑप्शन यस कर दोगे तो ये यस का ऑप्शन ही नहीं आएगा। अभी क्या हो रहा है ध्यान से देखना और बताना आप लोग। यहाँ पे दोनों ऑप्शन आ रहा है, अकाउंट्स का भी और इन्वेंट्री का भी। लेकिन अगर कर देंगे यहाँ पे अकाउंट्स ओनली तो इन्वेंट्री का ऑप्शन इसमें नहीं आएगा। अब जैसे मान लो कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग किसी चीज़ के लिए जब बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली हमारा सर्विस का सिर्फ बिजनेस था, बाद में हम प्रोडक्ट भी उसमें जोड़ना चाह रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा, पहले सेल्स का, ये सिर्फ सर्विस का था, अब सेल्स का भी ऐड करना चाह रहे हैं पार्ट। तो इसके लिए मुझे इनिशियली हमने जो कंप्लीट बनाया था, ओपन किया था टाली में, उसमें क्या था, अकाउंट्स ओनली। अब बाद में मुझे लग रहा है कि हमें इसमें सेल्स को भी ऐड करना है, तो क्या करना पड़ेगा, इन्वेंट्री को भी अटैच करना पड़ेगा। तो इसके लिए किस में जाएंगे, F11 प्रेस करके कंपनी कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे। तो देखो अभी अगर अकाउंटिंग फीचर में चले यार, इसको यस करते हैं तो ये अपने आप क्या हो गया, ध्यान से देख पा रहे हो, नो। अब इसका नतीजा क्या भुगतना पड़ेगा अपने को, देखो इन्वेंट्री का कोई भी फीचर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि आप ही ने तो बता दिया कि क्या करना है आपको, अकाउंट से रिलेटेड काम करना है सिर्फ। इसका यही मतलब हुआ, मेंटेन अकाउंट्स ओनली। अगर इसको नो करेंगे तब आप इसको यस कर सकते हैं, इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री, और डेफिनेटली इसको क्या करके रखना है, यस। अब अगर हम इन्वेंट्री में चलते हैं तो ये सारी चीज़ें अपने को यहाँ पे क्या करेंगी, दिखाई देंगी जो हमने बनाया था। तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फीचर हमने यूज़ किया, वो क्या यूज़ किया इसका, इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर हम लोग देखेंगे इसमें, वो क्या है, यूज़ इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हम चाहते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे कि मान लो कोई हमारा ऐसा ट्रस्ट है, एनजीओ है, जिसमें हम प्रॉफिट और लॉस नहीं दिखा सकते, जो नॉन प्रॉफिटेबल हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसकी अकाउंटिंग करनी है मुझे, तो वहाँ मुझे क्या दिखाना पड़ता है, इनकम और एक्सपेंस, ना कि प्रॉफिट और लॉस। तो अभी आप अगर देखो तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस। ध्यान से देखो क्या दिख रहा है, प्रॉफिट और लॉस कि नेट आपको प्रॉफिट कितना हो गया, 25,000 रुपये का। अच्छी बात है, लेकिन मैं चाह रहा कि नहीं, यहाँ पे मुझे प्रॉफिट लॉस नहीं दिख रहा है बल्कि इनकम और एक्सपेंस दिख रहा है। तो इसके लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, अकाउंटिंग, और इसमें क्या चूज़ करना पड़ेगा, यूज़ इनकम एंड एक्सपेंस। इसको क्या कर देंगे, उल्टे जगह पे आ गए, यहाँ यस कर लेंगे, और इसको अभी क्या कर लेते हैं, नो कर लेते हैं, कंट्रोल ए। अब अगर दोबारा यहाँ पाएंगे तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ इनकम एंड एक्सपेंस, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस। अब आपको क्या दिखा रहा है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ये प्रॉफिट नहीं दिखा रहा है, ये दिखा रहा है नहीं। तो अलग अलग तरीके से आप अलग अलग फीचर्स को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक्टिवेट। अब एक ऑप्शन ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनेबल मल्टी करेंसी। इनेबल मल्टी करेंसी, अभी अकाउंटिंग में आओ, देखो कोई करेंसी का ऑप्शन आ रहा है, अभी आ रहा है। अब इमेजिन करो कि आपकी जो कंपनी है वो एक एमएनसी है, और वो ट्रेड करती है अलग अलग करेंसीज में, रुपीज़ में भी, डॉलर में भी, येन में भी, है ना, दिनार में भी, अलग अलग करेंसी में ट्रेडिंग करती है। अब सोचो कि जब अलग अलग करेंसी यूज़ होना है कंपनी में, तो यहाँ करेंसी बनाने का तो ऑप्शन पहले आना चाहिए। तो करेंसी क्रिएट करने का कोई ऑप्शन है,
बोलेंगे नहीं अभी तो नहीं दिख रहा है अपने को, कि दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो करेंसी क्रिएट करने का ऑप्शन तब आएगा जब हम क्या करेंगे, यहाँ कंपनी कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे, अकाउंटिंग फीचर्स में आएंगे और यहाँ कौन से फीचर्स को इनेबल करेंगे, इस मल्टी करेंसी को इनेबल करेंगे। अब कंट्रोल ए से सेव कर देंगे, अब एस्केप से पीछे आ जाएंगे। अब देखो यहाँ एक ऑप्शन दिखने लगा करेंसीज का, जो पहले दिख रहा था। अब यहाँ से आकर के आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो एक करेंसी है रुपया, इंडियन रुपीज, INR है ना। अब ऐसे ही क्या कोई दूसरा करेंसी हम बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे? क्रिएट पे जा करके। अब ये क्या बोल रहा है, डॉलर, क्या डॉलर डाल दें? हाँ ये तो सिंबल डाले। हाँ अब यहाँ पे हम लोग डॉलर डाल देते हैं। अब डॉलर, उसके बाद हम कंट्रोल ए से सेव कर दिए। अब अगर डिस्प्ले पे आके देखेंगे तो दो दिखेगा, एक डॉलर दिखेगा और एक इंडियन रुपीज़ दिखेगा। अब ये डॉलर लिखना सही नहीं है। अब डॉलर तो बहुत सारा होता है, कनाडा में भी डॉलर चलता है, ऑस्ट्रेलिया में भी डॉलर चलता है, अमेरिका में भी डॉलर चलता है, ब्रिटेन में भी डॉलर चलता है। तो कौन सा डॉलर? अब ये मेरे को करना है, तो ये चलो इसके लिए क्या करेंगे, ऑल्टर। ओके कहाँ आए, डिस्प्ले क्रिएट पे आ गया, तो ऑल्टर पे आएंगे, डॉलर पे आएंगे। ये डॉलर पे और क्या डालेंगे, यूनाइटेड स्टेट डॉलर, USD। क्या लिख रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट डॉलर, USD। कंट्रोल है। अब रेट ऑफ एक्सचेंज भी आप इसका डालना चाहो तो डाल सकते हो कि क्या रेट है। उसके लिए ऑप्शन क्या है, रेट ऑफ एक्सचेंज। अब जैसे कि हर दिन का, जैसे आज का डेट, अगर मान लो कि आज के दिन डॉलर का क्या रेट रहा रुपये के मुकाबले, तो अगर ये डालना है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि 1 जून को स्टैंडर्ड रेट क्या रहा, तो 80 रुपया रहा पर डॉलर, यही ना हुआ, 80 रुपये पर डॉलर। सेलिंग रेट क्या रहा, सेलिंग रेट भी रहा 80 रुपये पर डॉलर। परचेजिंग रेट क्या था, ये भी 80 रुपये पर डॉलर। तो अब करेंसी के बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है वो क्या है, मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स। ये बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है, इनेबल ही रहना चाहिए। इनेबल बिल वाइज डिटेल ये बाय डिफॉल्ट यस रहता है और आपको इसे क्या करके रखना चाहिए, यस ही करके रखना चाहिए। अगर नो करके रखिएगा तो दिक्कत आएगी। अभी जैसे मैंने नो कर दिया इनेबल बिल वाइज डिटेल, अब देखना इसका क्या दिक्कत आता है। उससे पहले मैं नोट कर लूँ क्या कि क्या अभी मैंने बताया, क्या बताया था लास्ट फीचर, इनेबलिंग, क्या बोल सकती हो, इनेबलिंग मल्टी, पक्का ना, यही था, इनेबलिंग मल्टी करेंसीज। अब इसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं, इनेबलिंग बिल, यही ना देखने वाले हम लोग, इनेबलिंग बिल वाइज डिटेल्स। अब बिल वाइज डिटेल्स का काम क्या होता है ये समझो। जैसे कि मान लो कोई कस्टमर हमसे सामान खरीदा, ध्यान से सुनना इस बात, उसने मेरे से सामान खरीदा पिछली बार 50,000 रुपये का, आज फिर आया कि हमको सामान खरीदना है 30,000 का। वो बोले पुराना हिसाब किताब अलग रहेगा, ये वाला का अलग रहेगा, इसमें से इतना % दे रहा है, पुराने वाले में से 10% बिल क्लियर करेंगे। तो ये तो तभी मुमकिन न होगा जब हर ट्रांजैक्शन को एक अलग बिल के रूप में एंट्री किया जाए। तो एक ही कस्टमर जो एक ही डेट में भी अलग अलग टाइम पे अलग अलग जब ट्रांजैक्शन करे तो उसको एक सेपरेट बिल के रूप में एंट्री अगर करनी हो, तो इसके लिए मुझे अपने कंपनी में कौन सा फीचर इनेबल करना पड़ेगा, बिल वाइज डिटेल। मतलब कस्टमर के बिल का अगर मुझे डिटेल रखना है तो इसके लिए इनेबल बिल वाइज डिटेल को यस करना पड़ेगा। अब अगर डिटेल इनेबल करके नहीं रखेंगे तो क्या होगा, अब ये मैनुअली हमको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा बिल जो था कितने रुपए का था। अरे को कि नहीं, जैसे ही हम पेमेंट लेने जाएंगे तो पूछेगा कौन से बिल के बदले पेमेंट लेने जा रहे हैं। बिल वाइज एंट्री करके रखोगे तो ये फायदा नहीं। अब अगर मान लो कोई दिन भर में
5 बार आपके यहाँ से प्रोडक्ट खरीद के ले जा रहा है, तो बोलिएगा ना कि पैसा सामने दे रहा है, तो पूछिएगा ना कि कौन से बिल का है। सारे बिल का क्लियरेंस है, या अगर मान लो कोई 2 बिल का क्लियरेंस है तो 2 कौन से बिल का क्लियरेंस है बताइएगा ना। तो ये चीज़ तभी मुमकिन होगा जब बिल वाइज डिटेल को क्या करके रखिएगा। यस, अभी हमने क्या करके रखा है, अभी हमने नो कर दिया है, देखे होंगे ना आप लोग। यहाँ से क्या कर दिया हमने, नो कर दिया। अब इसकी एंट्री अगर देखनी है तो क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग वाउचर पे आए, चलो आ जाते हैं। और मान लो कि फिर से सामान खरीद रहा है कौन हमसे, गोविंद, पहले भी खरीदा था, चलो गोविंद क्या, ओ पेमेंट नो, सेल पे ना, दूसरी ट्रांजैक्शन किसको करना है, गोविंद को। और सेल अकाउंट में जाएगा, क्या खरीद रहा है ये, तो गोविंद इस बार फिर मॉनिटर खरीदने आया, कितना, अब किस गोडाउन में रखेगा ये, मेन लोकेशन पे रखेगा, कितना पीस, 1 पीस मेन लोकेशन से दे दो, और कुछ नहीं, अब कुछ नहीं। मान लो यही खरीद रहा है, ये एक्सेप्ट कर ले, चलो एक्सेप्ट कर, एक पेशा। फिर 1 घंटे के बाद फिर आता है गोविंद और बोलता है कि 3 पीस कीबोर्ड और 3 पीस माउस भी दे दीजिए, ये भी तो हो सकता है, 3 कीबोर्ड और 3 माउस दे दीजिए। तो तीसरी एंट्री अब होगी इसके लिए। फिर गोविंद इन्फोटेक पे गए, कंट्रोल है, क्या करेंगे यहाँ सेल्स, और क्या डाल दें इसको, बोलेंगे वही सेल्स ही कर रहे हैं। अच्छा कीबोर्ड नहीं है अपने पास, माउस भी नहीं अपने पास, पेन ड्राइव है, अब प्रिंटर है, चलो प्रिंटर को भेज देते हैं। प्रिंटर कहाँ से, मेन लोकेशन से दे दो भाई, क्या कितना पीस, 1 पीस, ओह सॉरी, रेट क्या लगाना है इसको, 10,000 से कम क्या लगाएंगे क्या, और किसको बेचना है फिर, कंट्रोल है, तीसरी एंट्री कर रहे हैं ना हम लोग, सेल्स। और क्या बेच दिया जाए प्रिंटर के बाद, SSD भी बेच देते हैं, कहाँ से, मेन लोकेशन से, कितना, 1, रेट क्या रखेंगे इसका, कितना खरीदी थी, कैसे, SSD का परचेजिंग बस 500, $3,000 का ना, तो आप छुपा क्यों रही थी, तो बताना नहीं चाहिए। अच्छा चलो जैसे भी खरीदेंगे बेचेंगे 5,000, चलो। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी आकर के देखें तो टोटल 25,000 का सामान खरीदा है कौन, अलग अलग एंट्री से। अब क्या करना है मुझे, अगर इससे पैसे लेने हैं, किससे, उसी से, किससे, गोविंद। अब यहाँ कोई पूछा हमसे कि कौन से बिल के बदले, कुछ पूछ रहा है, सीधा 25,000 लिख दिया। तो ये तो बात वही हो गई कि जितना दिन भर में खरीदा एक बार में पूरा पैसा दीजिए, लेकिन बिजनेस में ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी कैसा होगा। ये भी कह सकता है कि नहीं लास्ट वाला बिल हम क्लियर कर दे रहे हैं, पहला वाला बिल क्लियर कर दे रहे हैं, या दिन भर में 5 बार ट्रांजैक्शन किए तो 3 ट्रांजैक्शन की एंट्री कर देते हैं, 2 कैरी फॉरवर्ड होगा, कल क्लियर करेंगे, ऐसा तो होता है। क्या अभी कोई ऑप्शन दे रहा है, क्यों नहीं ऑप्शन दे रहा है, क्योंकि आपने बिल वाइज एंट्री इनेबल नहीं किया है। तो इनेबल कर लिया जाए, तो F11 प्रेस करेंगे और बिल वाइज एंट्रीज को क्या कर लिया जाए, यही ऑप्शन है ना, मेंटेन बिल वाइज डिटेल, जहाँ पे अभी मेरा कर्सर, क्या करेंगे यहाँ से, यस कर लिया, और कंट्रोल A से सेव किए। और पहले तो ये जो ट्रांजेक्शन आखिरी का 3 था उसको क्या करना है, मेरे को डिलीट करना है। कैसे डिलीट करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर पे जाएं, पेज अप से आएंगे, पहले तो ये डिलीट कर लें, यही ना, ऑल्ट डी, क्या करेंगे, यस, फिर पेज अप करेंगे, प्रिंटर वाला था, ऑल्ट डी, क्या करेंगे, यस, और पेज अप फिर करेंगे, मॉनिटर, ऑल्ट डी, एंटर। अब अगर दोबारा करके हम बैलेंस शीट में देखें तो क्या यहाँ डेटस में दिख रहा है, कुछ भी बिल नहीं दिख रहा है। अब सेम एंट्री करते हैं, 3 ट्रांजैक्शन एक ही डेट पे कर रहा है, अब देखना जब पैसा लेने जाएंगे तो पूछेगा कि किसके बदले लेने चाहिए मुझे। तो बिल वाइज डिटेल का फ़ायदा अभी समझाने के लिए मैं
सेम एंट्री को करता हूँ बिल वाइज डिटेल इनेबल करने के बाद। क्या इनेबल करने के बाद? बिल वाइज डिटेल इनेबल करने के बाद सेल कर रहा हूँ। मान लो तीसरा नंबर पे है, थर्ड नंबर पे किस पार्टी को? गोविंद को ही। सेल्स का लेजर, जी हाँ। क्या बेच रहे हैं हम लोग? मॉनिटर। कितना? कहाँ से बेच रहे हो? मेन लोकेशन से। कितना? 1 पीस। रेट 10। हाँ बहुत अच्छा है, सब कुछ 10,000 में है ना। अच्छा, 3 के बाद फिर क्या है? 4। पार्टी कौन सा? गोविंद। सेल्स का ही रहेगा। और क्या बेचा जाए? प्रिंटर। किस लोकेशन से? मेन लोकेशन से। कितना? 1। रेट क्या? 10,000। बोल ही दिए हैं, सब कुछ 10,000। चलो ये भी सही। 4 के बाद उसके बाद क्या है? गोविंद इन्फो। फिर बेचना है इसको। सेल्स। क्या बेचना है इस बार इसको? प्रिंटर बेच दी। एसएसडी नहीं बेचे अभी तक। कहाँ से बेचते हैं? मेन लोकेशन से। 1, 10,000। अभी प्रॉब्लम है, लेकिन जब पूरा कंपनी कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा देंगे तो बोलोगे कि चलो अब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। अब मान लो इसके दिमाग में ये आ रहा होगा कि क्यों ना ऐसा नहीं कर दे, बार बार सर हम लोगों से पूछते हैं, हम लोग को तो खुद ही याद नहीं रहता है कि कैसे खरीदी हो। तो कितना बढ़िया रहेगा कि बेचते वक्त खुद ब खुद रेट आ जाए, जो खरीदे उसे 1,000 रुपया बढ़ा करके या सर्टेन परसेंटेज इंक्रीज करके। कैसा रहेगा? तो कैसे स्टैंडर्ड रेट सेट करते हैं अभी ये बताए हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ मिलेंगी? 1 by 1 कंपनी कॉन्फ़िगरेशन में। कंपनी कॉन्फ़िगरेशन जैसे हमारा कंप्लीट होगा तो ये सारा हमारा जो क्यूरियोसिटी है वो रिजॉल्व हो चुका होगा। एक्सेप्ट कर लें। चलो अब दोबारा आकर के अगर बैलेंस शीट में देखूं तो यहाँ पे दिखेगा कि 30,000 रुपये हमारा किसके यहाँ बकाया है? गोविंद इम्पोर्टेंट। अब उससे पैसा लेने चलते हैं, ध्यान से देखना। अब क्या पूछ रहा है? पेमेंट पे चलते हैं। पेमेंट नहीं, रिसीप्ट पे आएंगे। किससे पैसा लेना है? गोविंद से लेना है। अब गोविंद का पैसा कितना बकाया है? 30,000 रुपये। अब मान लो कि हम बोलते हैं कि 10,000 रुपये अभी गोविंद दे रहा है मेरे को। कितना दे रहा है? अब पूछेगा अगेंस्ट रेफरेंस की एडवांस की न्यू रेफरेंस, नया बिल। तो क्या बोलेंगे? अगेंस्ट रेफरेंस। अब पूछेगा कि कौन सा बिल क्लियर कर रहे हो, बताओ कौन सा बिल क्लियर कर रहे हो, ये बताओ। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? बिल नंबर 2 की 3 की 4 कौन सा क्लियर? हाँ, मान लो बिल नंबर 4 क्लियर कर रहा है, बोला रहा कि 2 बाकी छोड़ दीजिए, 1 अभी पे कर दे रहे हैं। तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ? एक्सेप्ट कैश ही ना। हाँ चलो कैश। अब दोबारा अगर आकर के हम बैलेंस शीट देखें यहाँ तो 20,000 इसके यहाँ बकाया रहा। नेक्स्ट टाइम अगर ये पेमेंट करने आ रहा है, ध्यान से समझिएगा इस बात को। नेक्स्ट टाइम अगर ये पेमेंट करने आ रहा है कौन? गोविंद। और फिर बोलता है कितना पे कर रहा है? इसके यहाँ 20,000 बकाया है, लेकिन कितना दे रहा है? 10,000। तो फिर पूछेगा कि 10,000 किसका? 2 नंबर की 3 नंबर बिल? बिल नंबर 2 या बिल नंबर 3? तो बोलेंगे बिल नंबर 3। अब अगर बैलेंस शीट देखें तो डेटर्स के यहाँ सिर्फ 10,000 बकाया रहा। अभी भी अगर पेमेंट करता है ये तो फिर पूछेगा कि कौन से बिल का। अब मान लो कि इस बार ये पूरा नहीं पेमेंट कर रहा है, बल्कि बोल रहा है कि हम 5,000 पेमेंट कर रहे हैं। अब पूछेगा अगेंस्ट रेफरेंस, यही ना। फिर पूछा बिल नंबर 2, एक्सेप्ट कैश। एक्सेप्ट कर लें। अभी उसके यहाँ कितना बकाया रह जाएगा? 5। अब अगर दोबारा आकर के आप बैलेंस शीट भी चेक करेंगे तो सन्डे डेटर्स के यहाँ मात्र कितना बकाया है? क्लियर? तो बताओ बिल वाइज डिटेल है इम्पॉर्टेंट कि नहीं? हाँ बिल्कुल है। बिल वाइज डिटेल के बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है दैट इज व्हाट? एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन। लेकिन इसके पहले एक चीज़ और दिखा दें, और इंटरेस्टिंग है वो, चूँकि कस्टमर से रिलेटेड ही है। इसको बोला जाता है बजट कंट्रोल। क्या बोलते हैं? अच्छा एक चीज़ बोलो, मान लो कि आपका कोई कस्टमर है, वो उधारी तो लिया है, लेकिन उधारी देने के बजाय नया और सामान आपसे ख़रीदना चाह रहा है, वो भी फिर से क्रेडिट, फिर से उधारी पे। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि सामने वाले को बोले कि हमारा तो सॉफ्टवेयर ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि आपका ड्यूज़ इतना है कि नया ड्यूज़ के लिए सॉफ्टवेयर
में एंट्री ही नहीं हो पा रहा है, तो पुराना ड्यूज क्लियर कीजिएगा तब होगा। जैसे कई जगह पे देखते हैं कि अगर शॉपकीपर को मालूम है कि उनका मार्जिन है प्रोडक्ट पे, लेकिन आपके सामने उनका गुडविल भी अच्छा रहे और उनको ज़्यादा कुछ डिस्काउंट भी नहीं देना पड़े, क्या बोलेंगे वो? सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। देखिए मैनुअल रहता तो हम कुछ कर भी सकते थे, सब तो कंप्यूटराइज है। अब कंप्यूटराइज है वो तो ठीक है, लेकिन कंप्यूटराइज बनाए कौन है? हम ही लोग। तो चेंज तो हो ही सकता है, लेकिन लोग आराम से बच के निकल जाता है कि नहीं? कंप्यूटराइज है, इसमें क्या कर सकते? कंप्यूटर वह एक्सेप्ट नहीं करेगा, इतना अमाउंट डालेंगे तो बोलेगा कि नहीं बोलेगा? हाँ बिल्कुल बोलेगा, ऐसा है। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि हमारे कंपनी में मान लो कि कोई बहुत क्लोज हमारे कस्टमर हैं, अब उनको हम डायरेक्ट डिनाई भी नहीं कर सकते कि अब इससे ज़्यादा को उधारी नहीं देंगे, तो उनको कम से कम दिखा सकते हैं कि सॉफ्टवेयर तो एक्सेप्ट करे तब तो हम कुछ करेंगे। तो हम अपने कस्टमर पे एक लिमिट लगा के रखना चाह रहे हैं कि मैक्सिमम 50,000 का ही इनको क्रेडिट पे दिया जा सकता है। अगर 50,000 एक का भी बिल होगा तो उनका बिल बने ही नहीं, बल्कि वहाँ एरर आ जाए, और वो एरर दिखा करके आप आराम से उनसे पैसा वसूल कर सकते हैं कि पहले पुराना ड्यूज क्लियर कीजिए तो नया फिर। तो कैसे करेंगे ज़रा इसको देख लें, बहुत आसान। इसको बोला जाता है बजट एंड कंट्रोल। क्या बोला जाता है? कहीं दिखेगा तो हमको बताना। देखो तो ये ऑप्शन है क्या, बजट एंड सिनेरियो मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका एक फीचर है मेंटेन बजट एंड कंट्रोल। क्या करोगे आप? यस कर दो, कर दिया। कंट्रोल से क्या करेंगे इसको? सेव। अब आपको करना एक काम पड़ेगा। मान लो हम गोविंद पे कंट्रोल लगाना चाह रहे हैं, अभी तो ये बाद में नहीं इनेबल किए हो, लेजर तो पहले से ना बना हुआ था। ये बताओ बजट एंड कंट्रोल कब इनेबल किए? अभी अभी। और लेजर जो गोविंद का बना हुआ था कब का? बहुत पहले का। तो उस समय तो ये फीचर उसमें दिखेगा नहीं। तो अब हमें क्या करना चाहिए? लॉजिकली सोच के बताओ। अरे वाह, लेजर में जाएंगे, ऑल्टर करेंगे। किसको ऑल्टर करेंगे? अब देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या आ गया है, करेंसी भी पूछ रहा है अब अपने से, ये डील किस करेंसी में करेगा, मेंटेन बिल वाइज क्या करेंगे? यस। अब देखो एक ऑप्शन आने लगा यहाँ पे, डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड। क्या बोलेंगे? कितने दिन के लिए उधारी देना है? तो क्या बोलते हैं, 15 दिन के लिए दे दें, एक सप्ताह के, 15 डेज के लिए दे दें। अब देखो एक ऑप्शन है यहाँ पे, चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। जब हम उसको नया कोई उसका बिल बन रहा होगा तो क्या उस समय चेक करे कि कितने दिन के लिए अलाउड है? तो हाँ बोलेंगे यस। अब देखो आ गई बात तो सामने, स्पेसिफाइड क्रेडिट लिमिट, मतलब मैक्सिमम कितने अमाउंट तक अलाउ करना है, मैक्सिमम कितने अमाउंट तक का उधारी अलाउ करना है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, कितना तक अलाउ कर दिया जाए? हाँ 50,000 का, 10,000 बोल रही है, 50,000 तक अलाउ कर देते हैं। कंट्रोल ये करते हैं। अब देखो इसका बेनिफिट क्या होगा। अब दोबारा अगर हम लोग चलें कहाँ पे, अभी पैसे इसके यहाँ बकाया है अपना थोड़ा सा 5,000 है ना। अब आता है ये दोबारा खरीदने के लिए इफेक्ट, मान लो 6 नंबर बिल बनेगा, पार्टी का नाम क्या होगा? गोविंद होगा। कंट्रोल है सेल्स, और मान लो कि इसको क्या बेच रहा हूँ मैं, लैपटॉप, और ये बोलता है कि मेरे को 2 लैपटॉप चाहिए। ठीक है, लैपटॉप का रेट 35 के बेचे हैं पहले। चलो जैसे ही एंटर करेंगे देखिएगा कुछ एरर आएगा तो बताना। एक्सेप्ट किया? नहीं, क्यों नहीं किया? लिख भी रहा है कि क्रेडिट लिमिट गोविंद के लिए कितना है, इतना। तो ये कस्टमर को दिखाया जा सकता है कि नहीं? ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा तो हम क्या करें? कुछ नहीं कर सकते। अब जो करना होगा पहले आपको करना होगा। हाँ, पुराना जो ड्यूज है वो क्लियर कीजिए। हम शॉप में जाके बोलेंगे कि आप एडिट कर दीजिए। अब F11 से आए। अच्छा मान लो कि
इसको अभी 2 जो मैं बेच रहा हूँ, 2 नहीं बेच करके लैपटॉप, हाँ 1 बेचेंगे, देखना फटाक से। लेकिन 1 में भी हम थोड़ा ट्विस्ट डालने वाले हैं। क्या डालने वाले हैं? 45,001 रुपये का बेचने वाले हैं। बस यही तो समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि 5 पहले से ड्यूज है और क्रेडिट लिमिट उसका कितने का था? 50 का था। 1 रुपया जानबूझ करके बढ़ाए हैं, क्योंकि ऐसे अगर 45 डालते तो एक्सेप्ट कर लेता। अब जैसे ही यहाँ आएंगे तो क्या बोलेगा फिर? वही अरे तो अकाउंटिंग में 1 रुपया क्या 1 पैसे का वैल्यू है। नहीं एक्सेप्ट किया, क्यों? क्योंकि 5,000 पुराना वाला भी तो ड्यूज कैरी फॉरवर्ड करके चल रहा है। चलो अब इसी का अमाउंट क्या कर देते हैं, हम घटा देते हैं। लैपटॉप पे ही आ जाते हैं। 1 रुपये का कोई यहाँ नहीं है था तर्क, बस समझाने के लिए ऐसा किया था। इस बार एक्सेप्ट होगा? जी हाँ बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि 50,000 तक का लिमिट था। दोबारा कुछ खरीदने आएगा तो होगा नहीं, पहले पुराना वाला बिल चुकता कीजिए तो नया एंट्री होता है। तो इस फीचर को क्या बोलते हैं? क्रेडिट लिमिट। इस फीचर को क्या बोलेंगे? हाँ, तो ये एक बेहतरीन फीचर है। क्या बोलेंगे इसको? इनेबलिंग क्रेडिट लिमिट फॉर द कस्टमर्स के लिए आप क्या लगा सकते हैं? क्रेडिट लिमिट लगा सकते हैं, मतलब उधारी के ऊपर एक क्या टैग लगा सकते हैं, फिल्ट्रेशन लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फीचर है, क्या आगे बढ़ाएं या छोड़ दें? आज छोड़ दें? चलो तो कल इसके आगे, क्योंकि अभी बहुत फीचर्स है, ये पॉसिबल नहीं है कि एक दिन में इसको ख़त्म कर लें। देख रहे हो, सिर्फ इसमें ही इतना है। अभी ऐसा ऑप्शन और कहाँ मिलेगा? इन्वेंट्री में भी मिलेगा, फिर कहाँ मिलेगा? टैक्सेशन में भी मिलेगा, है ना। तो एक दिन में पॉसिबल नहीं है, इसको हम लोग धीरे धीरे ही करेंगे। बट जितना मैं बता रहा हूँ भूलो ना, उसके लिए मैं पॉइंट आउट करते जा रहा हूँ कि कौन सा फीचर इम्पॉर्टेंट है और इसका क्या यूज़ है। दो चार दिन के लिए तो नहीं, कल के